हाँ बच्चों, सभी बच्चे बताएं क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है? सभी बच्चे बताएं क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है? सभी बच्चे बताइए क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है? यस या नो जल्दी बताएं। नमस्ते बेटा, नमस्ते। सभी बच्चे बताइए क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है? क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है? नमस्ते बेटा, नमस्ते। यस। हाँ बच्चों, यदि ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो जल्दी से बताएं यस 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 लिखे। बहुत सही, बहुत सही। लव यू बच्चों। कल आपका टेस्ट हुआ तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए टेस्ट के मार्क्स कितने हैं? 15 क्वेश्चन आए थे पेपर में। 15 क्वेश्चन थे ना केमिस्ट्री के, तो 15 में से कितने आपके सही हैं बताइए। कितने मार्क्स आए हैं पेपर में? टोटल मार्क्स बताएं सब लोग, और केमिस्ट्री के मार्क्स बताएं। टोटल मार्क्स, केमिस्ट्री के मार्क्स। यस, वेरी गुड। यस। सचिन। ठीक है। कैलाश। ठीक है, 12 करेक्ट है। 193। टोटल मार्क्स भी बताइए। 215, 45। ठीक है, ठीक है। वेरी गुड। और बताइए, सभी बच्चे बताएं, जल्दी से जल्दी सारे बच्चे बताएं। ठीक है, तो सारे बच्चे जल्दी से अपने टोटल मार्क्स बताएं और साथ साथ में जल्दी से मेज और कुर्सी पे आ जाए। मेज और कुर्सी पे आ जाए। वेरी गुड, बहुत सही। बहुत सही, बहुत सही। देखो यार, बहुत सारे बच्चों से इस समय बातें हो रही हैं क्योंकि रिजल्ट आने वाला है। 2-4 दिन में रिजल्ट मेरे हिसाब से आ जाएगा नीट का, है ना? नीट का रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि यार टेस्ट को ना बहुत ईमानदारी से फॉलो करो। टेस्ट को बहुत ईमानदारी से फॉलो करो और एक कॉपी बनाओ। गौर सुनिएगा, टेस्ट को बहुत ईमानदारी से फॉलो करो, ठीक है? और एक कॉपी बनाओ। उस कॉपी का काम क्या है जरा देखो। उस कॉपी का काम क्या है जरा समझो। जितने भी टेस्ट है, तो जैसे अभी आपने शॉर्ट टेस्ट दिए, लॉन्ग टेस्ट दिए, तो आप ऐसे लिखो, टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 3। ठीक है, गौर से सुनते जाइएगा। उस कॉपी का नाम दो मिस्टेक, या जो आपको क्वेश्चन नहीं आए टेस्ट में। तो पहले तो आप क्या किया करो, जो पेपर आपने दिया उसको दे दिया, 1 घंटे फिर आराम से मस्ती कर लो। पेपर देने के बाद 1 घंटे मस्ती कर लो, उसके बाद बैठो और एक तरफ आंसर की, एक तरफ टेस्ट रखो और देखो कौन कौन से क्वेश्चन सही है, कौन कौन से गलत है। जो क्वेश्चन गलत है, जो क्वेश्चन गलत है, ठीक है, फिर सुनो, जो क्वेश्चन गलत है उनको एक बार फिर से लगाओ, एक बार फिर से लगाओ, ठीक है, एक बार फिर से लगाओ। और यदि कोई सिली मिस्टेक हुई है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, जल्दी जल्दी में गलत हुआ, तो बात अलग है। जो क्वेश्चन आपके गलत है उनको फिर से लगाओ और उनका सॉल्यूशन देखो। और यदि आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता था या मिसिंग था या कोई नई बात है, तो वो जो मिस्टेक वाली कॉपी है उसमें लिखते जाओ। जो मिस्टेक वाली कॉपी है उसमें लिखते जाओ। लिखोगे कैसे? देखो, वो जो पेपर है, उस पेपर में जो जो क्वेश्चन आपको लगता है कि इनको हमें फ्यूचर में दोबारा लगाना चाहिए, जो जो क्वेश्चन आपको लगता है कि फ्यूचर में ये क्वेश्चन हमें दोबारा लगाना चाहिए, तो उनमें ऐसे लिखो। देखो, जैसे आपने लिखा, ये टेबल ध्यान देना बच्चों, जैसे आपने लिखा केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, तो आपको पता चला कि टेस्ट नंबर 1 में
ये क्वेश्चन हमें फ्यूचर में दोबारा लगाना चाहिए, क्योंकि इस बार गलत हुए हैं और आगे भी गलत होने के चांसेस हैं, क्योंकि टफ है या नया कॉन्सेप्ट है ऐसे। तो सपोज करो एक नंबर आ गया इस तरह से, इसी तरह जलो बॉटनी में हो गया, इसी तरह जूलॉजी में हो गया, इसी तरह यार फिजिक्स में हो गया, ठीक है, अपना जो भी क्वेश्चन हो ऐसे। अब इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी लिखते जाओ, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट, इसका मतलब हमें रिवाइज करने की ज्यादा जरूरत है, वो कॉन्सेप्ट हमें रिवाइज करने की ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि वहां पर हमने गलती की है। क्यों? क्योंकि वहां पर हमने गलती की है। अब इसी तरह टेस्ट नंबर 2, इसी तरह टेस्ट नंबर 3। तो ऐसा नहीं है कि टेस्ट दे के पेपर को फेंक दिया, पेपर आपकी एक फाइल में लगा होना चाहिए। बच्चे कहेंगे सर पेपर तो मिलता नहीं है, हम तो ऑनलाइन करते हैं। तो बेटा उसका जिरोक्स करा के रखो, उसका जिरोक्स करा के रखो, उसका एक प्रिंटेड फॉर्म आपके पास जरूर होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए मैं अभी समझा रहा हूं, गौर समझिएगा। आप ये करते जाओ, क्लियर है? अब जरा देखो, चैप्टर 1 खत्म हो गया, अब चैप्टर 2 आया। यही प्रोसेस आपने चैप्टर 2 में भी किया, यही 3 में भी किया। अब जब आपको रिवीजन करने की बारी आए तो क्या रिवाइज करोगे? जैसे बच्चे कहते हैं ना कि सर रिवीजन में घंटों लगते हैं, तो रिवीजन में घंटों जानते हो क्यों रखते हैं? क्योंकि जो तुम्हें आता है आप घंटों वही रिवाइज कर रहे होते हो, और जो तुम्हें नहीं आता है उसको तुम कम रिवाइज कर रहे होते हो, या उतना ही टाइम दे रहे होते हो जितना उसको दिया है जो तुम्हें आता है। तो जब दोबारा रिवीजन की बारी आए तो आप इस चीज को रिवाइज करो, जो तुम्हें आता है उसको रिवीजन करो एक बार, उसका मंथ में रिवीजन करो एक बार, और जो तुम्हें नहीं आता है ये, इसका रिवीजन करो आप मंथ में 2 से 3 बार, 2 से 3 बार करो। तो ऐसे क्या होगा कि तुम्हारे पास 5-6 महीने में एक बहुत बड़ा कलेक्शन हो जाएगा, और ये वो कलेक्शन है जो तुम्हें नहीं आता है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे मार्क्स इंप्रूवमेंट होंगे। जैसे बच्चे कहते हैं ना कि सर मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, हमारे मार्क्स बार बार 400 ही आ रहे हैं। तो 3-4 महीने बाद तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव होने लगेंगे। क्यों? जब दोबारा इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे या दोबारा इसी चैप्टर का टेस्ट होगा, तो तुम इस तरह के क्वेश्चन अब सही करोगे और इस तरह के कॉन्सेप्ट आप लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तुमने ज्यादा रिवाइज किए हैं, और जो मैंने पहली बार में कर लिया तो उसको दूसरी बार में करने की प्रोबेबिलिटी 99.99 होती है, 99.99। सर पीडीएफ नहीं मिलता है, सर टेस्ट का पीडीएफ कहां है? अच्छा, तो टेस्ट का पीडीएफ भी मैं डलवा दिया करूंगा, ठीक है, आप टेंशन ना लो, मैं बोल दूंगा। हाँ, डाउनलोड ऑप्शन आ गया है प्रभु, डाउनलोड ऑप्शन आ गया है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो हर तरह की, ठीक है। तो मैं टेस्ट का पीडीएफ डलवा दूंगा टेस्ट के बाद, कि टेस्ट के बाद बच्चों को टेस्ट का पीडीएफ भी दे दो। अभी टेस्ट क्यूज फॉर्म में आता होगा, अभी टेस्ट कैसे आता है? क्यूज फॉर्म में। तो टेस्ट होने के बाद मैं टेस्ट का पीडीएफ भी डलवा दूंगा, ठीक है। टेस्ट के बाद आपको टेस्ट का पीडीएफ भी मिल जाएगा आगे से, टेस्ट के बाद आपको टेस्ट का पीडीएफ भी मिल जाएगा आगे से, आप परेशान ना हो। बस सभी बच्चों को इतना ही कहूंगा कि समस्याओं से भागना नहीं है, समस्याओं का सलूशन निकालना है। नंबर कम आ रहा है तो डिप्रेशन में नहीं जा रहा है, दुखी नहीं होना है, उसका सलूशन निकालना है कि पेपर की एनालिसिस कैसे करें और एनालिसिस करके अपने को इंप्रूव कैसे करें। तो ध्यान रखो, इस तरह से आप एनालिसिस करोगे, इस तरह से अपने को इंप्रूव करोगे। अब जैसे ही कभी मोल कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, तो मोल कॉन्सेप्ट में क्या रिवाइज करोगे? नोटबुक रिवाइज करो, सीएसडी जो दिए हैं वो रिवाइज करो, देन ये वाले क्वेश्चन लगाओ, आप ये वाले क्वेश्चन लगाओ। क्यों? क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो तुमसे नहीं हुए। इसी तरह से डीपीपी में भी करा करो, इसी तरह से डीपीपी में भी करा करो। एक कॉपी डीपीपी की बनाओ, जैसे 10 क्वेश्चन की डीपीपी है, उसमें 7 क्वेश्चन आते हैं और 3 नहीं आते हैं, तो दूसरी बार में वही 3 क्वेश्चन आप लगाओ। वो 7 क्वेश्चन फिर से लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो 3 क्वेश्चन लगाओ, सिर्फ वो 3 क्वेश्चन लगाओ। तो यार रिवीजन करने का तरीका भी ध्यान दो। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है आपके मार्क्स को इंप्रूव करेंगी। जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके 400 नंबर आ रहे हैं, 300 नंबर आ रहे हैं, या 450 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, 530 आ रहे हैं 2023 के पेपर में। अब जब 2024 देंगे तो उनके नंबर बढ़ने चाहिए ना। तो नंबर कैसे बढ़ेंगे? ऐसे बढ़ेंगे।
और टेस्ट पेपर को आप ध्यान रखना, पूरी ताकत के साथ देना। तुम यही मान के चलना कि ये नीट का पेपर है। तो एक कॉपी सभी लोग बना ले, मैं कल पूछूंगा। बनाओगे ना सब लोग इस तरह की कॉपी? यस या नो बताओ। इस तरह का एक रजिस्टर बना लोगे ना एनालिसिस का? एनालिसिस करने का एक रजिस्टर बना लोगे ना? बनाओगे ना सब लोग? और ये केमिस्ट्री में ही नहीं बनाना है, फिजिक्स में भी बनाना है, बायोलॉजी में मतलब जूलॉजी और बॉटनी में भी बनाना है। ठीक है, सब में बनाना है। हाँ, बनाओगे ना? यस यस यस। देखो, किसी काम को करने का जितना अच्छा प्रोसेस होगा, मतलब जितनी ज्यादा अच्छी प्लानिंग होगी, उस काम के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। जितना अच्छा पढ़ाना जरूरी है, उतना ही अच्छा पढ़ना भी जरूरी है, और उतना ही अच्छा प्लानिंग भी जरूरी है। हर चीज मिलकर सिलेक्शन की इमारत बनेगी। उस सिलेक्शन की इमारत में किसी भी चीज में कमजोरी रही तो ये 540 550 नंबर आते हैं। फिर जैसे इस सब चीजों में कमी रही तो 550 आएंगे। जो तुम सिलेक्शन पहले साल में पा सकते थे वो दूसरे तीसरे साल में पाओगे, दूसरे तीसरे साल में पाओगे। क्यों? क्योंकि हम लोग लगातार बच्चों से बातें करते रहते हैं जो सेलेक्ट हुए हैं उनसे, और ये हम लोग 8 10 15 20 साल से कर रहे हैं। तो हम लोगों को पता रहता है कि यार बच्चे क्या बताते हैं। हम लोग भी अपना गाइड करते हैं, मगर बच्चे जिन्होंने सिलेक्शन दिया है वो क्या बताते हैं, उन्होंने कौन सा रास्ता चुना। तो वो रास्ते हम लोग आपको गाइड करते रहते हैं, बताते रहते हैं, मगर यार उन पद चिन्हों पे चलना आपका काम है। उन पद चिन्हों पे चलना आपका काम है। ठीक है। जिन बच्चों का अब ऐप अपडेट नहीं है वो सभी बच्चे ऐप अपडेट कर ले। डाउनलोड का ऑप्शन है बेटा। एक बच्चा कह रहा है डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है, मैं एक बार पूछ लूंगा। नोट जो क्लास नोट्स हैं उनके डाउनलोड का तो ऑप्शन है। अब पीडीएफ के डाउनलोड का ऑप्शन अभी आया है कि नहीं, मैं एक बार पूछ के कल जरूर बता दूंगा, है ना? एक बार मैं पूछ के कल जरूर बता दूंगा, परेशान ना हो। ठीक है, एक बार मैं पूछ के कल जरूर बता दूंगा। तो टेस्ट का रिवीजन कैसे करोगे, टेस्ट की एनालिसिस कैसे करोगे, ये बात समझ गए सब लोग कि टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है? और यदि ये बात समझ गए हो तो आ जाओ बच्चों, अब हम लोग आते हैं अपने क्यूएसडी पे। सभी बच्चे कॉपी पेन ले ले, सभी बच्चे कॉपी पेन ले ले, तैयार हो जाएं, क्यूएसडी आपके सामने आने वाला है। सभी बच्चे कॉपी पेन लेके तैयार हो जाएं, क्यूएसडी आपके सामने आने वाला है। यस, वेरी गुड। चलो, तो पहला क्यूएसडी आपकी स्क्रीन पर, पहला क्यूएसडी आपकी स्क्रीन पर, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए बच्चों। पहला क्यूएसडी आपकी स्क्रीन पर। आंसर बताओ। आंसर बताओ, ऑप्शन दे दे, क्विक पोल करा रहा हूं। देखो पोल करा देता हूं, आंसर बता दीजिए। आंसर बताइए आप लोग कि क्या आएगा। आंसर बता दो कि क्या आएगा। यस, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो यार, आप सबको पता है P अपॉन टी इक्वल टू के होता है, और के की वैल्यू क्या आ रही है, एन आर अपॉन वी। इसका मतलब के और वी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ रहा है। तो ये वैल्यू होती है के, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और के इक्वल टू ये है। तो जिसका के ज्यादा होगा उसका वी कम होगा। इसका मतलब ये आंसर आना है। इसका मतलब क्या है, 2 बड़ा होगा 1 से, तो सी आंसर आना है। 2 बड़ा होगा 1 से। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, बहुत सही। यस, वेरी गुड। तो चलो बच्चों, आपने इतना आंसर दिया है तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्यूएसडी नंबर 2। यस, क्यूएसडी नंबर 2 करिए, क्यूएसडी नंबर 2 करिए और बताइए। क्यूएसडी नंबर 2 करिए और बताइए। प्रिंस, प्रिंस कह रहा सर एक बार समझा दीजिए। अरे भैया ये पढ़ा तो चुका हूं पीछे, ये पीछे पढ़ा चुका हूं। आप जब तक पीछे का लेक्चर ना देखें तब तक आगे के लेक्चर ना देखें।
मेरे साथ चलें। यदि जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देख रखा है वो इस चीज को ना देखें, पहले पिछला लेक्चर पढ़ें तब इस लेक्चर पे आए, तब इस लेक्चर पे आए। आंसर बताएं। यस, वेरी गुड। अब मैं देखता हूं। देखो आपको क्या कहा गया है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू कंबशन ऑफ 5 लीटर ऑफ बेंजीन। तो एयर का वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ एयर बच्चों कितना होता है, 5 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। एयर हमें ऑक्सीजन की 5 गुना ज्यादा सप्लाई करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि 100 में 100 ml एयर में सिर्फ 20 ml ऑक्सीजन होती है। तो यार देखो हमें ऑक्सीजन का वॉल्यूम यहां से मिल जाएगा। कैसे? इसका कितना लीटर है, 5 लीटर है। तो यार जब इसका 1 लीटर खर्च होता है तो इसके कितने खर्च होते हैं, 15 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 7.5 लीटर। तो जब इसके 5 लीटर खर्च होंगे तो इसके कितने खर्च होंगे, इतने। तो देखो कितना आ गया, 5 25 2 5 7 35 2 37, इतने लीटर आ गया। 37.5 लीटर ऑक्सीजन खर्च हो रही है। तो ये क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है। रिएक्शन कौन कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है। तो ये बच्चों क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। और क्वेश्चन में पूछा गया वॉल्यूम ऑफ एयर, तो इसको यहां रखो। तो 37.5 इंटू 5, तो 5 25 2 5 7 35 2 37 5 3 15 और 3 18, इतने लीटर आ रहा है, 187.5। तो 187.5 कोई नहीं है, तो आंसर क्या है, डी। आंसर क्या है, डी। बहुत सारे बच्चे सी लिख रहे हैं, एक बार जरा मल्टीप्लाई करके देख लो। 5 25 2 5 7 35 2 37 3 5 3 15 3 18। यस। अब बच्चों बताओ हम लोगों का फेवरेट क्वेश्चन, अब हम लोगों का फेवरेट क्वेश्चन बताइए, 2 में से किसके कितने सही, 2 में से किसके कितने सही, बताओ। 2 में से 2, 2 में से 2, 2 में से 1, 0। अच्छा चौहान, विवेक चौहान 0। ठीक है विवेक चौहान, यदि आपने क्लास लास्ट क्लास की है तो 0 नहीं आएंगे, क्योंकि डिट्टो ऐसे क्वेश्चन कराए हैं, डिट्टो ऐसे क्वेश्चन कराए हैं। और यदि लास्ट क्लास नहीं की है तो आप लास्ट क्लास पहले करें फिर इस क्लास में आए। और यदि कर रखी है फिर भी हाल है तो पहले आप उस चीज को अच्छे से रिवीजन करें। ठीक है बच्चों। और बाकी सभी बच्चों के, हाँ 2 में से 2, 2 में से 1, 2 में से 1, हाँ तोमर 2 में से 0, शर्मा ठीक है। 2 में से 3 किसके हैं, अमन ठाकुर। अमन ठाकुर ने एक क्वेश्चन अपनी तरफ से बना के कर दिया है, वो 3 लिख रहा है। हाँ चलो बच्चों, तो ये देखो था आप लोगों को टेस्ट, क्यूएसडी। क्यूएसडी मतलब टेस्ट, जो पिछली क्लास में मैंने कराया था चैप्टर मतलब टॉपिक, उसका टेस्ट कि आपने पिछली क्लास में क्या सीखा था, क्या सीखा था। और पिछली क्लास का रिवीजन जरूर करें, हर क्लास का रिवीजन जरूर किया करो, ठीक है, कि हाँ हम क्लास को रिवाइज करते रहे। तो चलो बच्चों, आज कहानी क्या है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये है, आइडियल गैस इक्वेशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है और किस तरह से काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो क्या कोई बच्चा बता सकता है कि आइडियल गैस क्या होती है? ऐसी कोई भी गैस, ऐसी कोई भी गैस बच्चों जो फॉलो करती है किसको, बॉयल्स लॉ को एंड चार्ल्स लॉ को। यदि कोई गैस बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को फॉलो करती है तो उसको आइडियल गैस कहते हैं, फॉलोज बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। ठीक है, दिस टाइप ऑफ गैस इज कॉल्ड आइडियल गैस। ऐसी गैस को आप क्या नाम दोगे, आइडियल गैस नाम दोगे। अब जरा देखो, हम सबको ये बात पता है क्या, V प्रोपोर्शनल होता है T, V प्रोपोर्शनल होता है 1/P। अरे ये चार्ल्स लॉ हो गया और ये बॉयल्स लॉ हो गया।
है ना। अब इन दोनों को मैच कर दो, ये देखो, ठीक। तो क्या हो गया, ये हो गया पी वी प्रोपोर्शनल टी, और V प्रोपोर्शनल N होता है एवोगाड्रो लॉ। तो अब इसको भी मर्ज कर दो, तो जब इसको इससे मर्ज कर दोगे तो देखो ये क्या बन गया, तो ये बन गया V PV प्रोपोर्शनल NT। अब यार प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, ऐसे। इसी चीज को हम लिख देते हैं ऐसे, इस तरह से। अब इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। इसको हम क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। और वेयर, इसमें आर क्या है, आर जो है वो है गैस कांस्टेंट, और इस गैस कांस्टेंट का नाम क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इस गैस का नाम होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यस, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नाम होता है। तो देखो जरा, हमारे पास एक चीज आई कि पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है। अब इसमें जरा देखना क्या क्या कौन कौन है, मैं लिखता जा रहा हूं, समझते जाइएगा। वैसे तो आप लोग जानते ही हो, वेयर पी क्या है बच्चों, प्रेशर ऑफ गैस, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। एन क्या है, मोल ऑफ गैस, टी क्या है, टेम्परेचर ऑफ गैस। अब जरा यहां से ध्यान दो, आर क्या है, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब यहां पर गौर से देखिएगा सारे बच्चे, यस वेरी गुड। अब यहां यूनिट क्या है, एटमॉस्फेयर। इसका मतलब प्रेशर किस में होना चाहिए, एटमॉस्फेयर की यूनिट में होना चाहिए। वॉल्यूम की यूनिट क्या है, लीटर, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। मोल की यूनिट मोल, अमाउंट किस फॉर्म में होना चाहिए, मोल के फॉर्म में होना चाहिए। टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। इसका मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी में जब भी आप पीवी इक्वल टू एनआरटी में जब भी आप प्रेशर रखोगे तो एटमॉस्फेयर में रखोगे, वॉल्यूम रखोगे लीटर में रखोगे, टेम्परेचर रखोगे केल्विन में रखोगे। दुनिया में कहीं पर भी टेम्परेचर रखा जाता है केल्विन में ही रखा जाता है, ठीक है। और अमाउंट रखोगे तो अमाउंट किस फॉर्म में रखोगे, मोल के फॉर्म में रखोगे, तब बनता है पीवी इक्वल टू एनआरटी। और आप गैसियस स्टेट में ये वाली यूनिट लिखोगे। जब कहीं एनर्जी की बात चलती है तो यूनिट ये आती है इन टर्म ऑफ एनर्जी, 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। इसी तरह यूनिट ये आती है 1.99 अप्रोक्सीमेट 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये दो यूनिट कब यूज करते हैं, जब आर एनर्जी के फॉर्म में होता है, एनर्जी के टर्म में होता है। जब आर एनर्जी के टर्म में होगा तो वहां पर आर की यूनिट में हम क्या यूज करेंगे, जूल और कैलोरी। अभी हम ये वाली यूनिट यूज करेंगे क्योंकि हम गैसीय स्टेट पढ़ रहे हैं। इतनी बात सबको सही है, इतनी बात सही है। पिछली स्लाइड में जो लिखा है समझा दीजिए। देखो बच्चों, पिछली स्लाइड में कोई भी ऐसी गैस जो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को फॉलो करती है उसको आइडियल गैस कहते हैं। चार्ल्स लॉ क्या है, वी प्रोपोर्शनल टी चार्ल्स लॉ है।
P इनवर्सली प्रोपोर्शनल P या P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V, बॉयल्स लॉ है, ठीक है। एवोगाड्रो लॉ ये है, इसको और इसको और इसको कंबाइन कर दो तो V प्रोपोर्शनल ये, V प्रोपोर्शनल ये, V प्रोपोर्शनल ये, तो सबको एक साथ लाओगे तो ये आ जाएगा। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, एक कांस्टेंट लिख दिया, उसको हम गैस कांस्टेंट कहते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। उसकी वैल्यू ये होती है, उसकी वैल्यू ये होती है। क्लियर? अच्छा, अब इस फार्मूले को यदि कोई ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत है? देखो, PV अपॉन T इक्वल टू NR, चेक करो, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? चेक करो, लिख सकते हैं। एट कांस्टेंट मोल, मोल मतलब अमाउंट, एट कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस, यदि गैस के मोल चेंज नहीं हो रहे हैं, गौर सुनना, यदि गैस के मोल चेंज नहीं हो रहे हैं तो ये वैल्यू चेंज होगी, यस या नो बताओ? PV अपॉन T की वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों? R पहले से ही कांस्टेंट है, R पहले से ही कांस्टेंट है और मोल आपने कांस्टेंट कर दिए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये वैल्यू ऐसे लिखी जा सकती है, ये देखो, ये वैल्यू क्या है? ऐसे लिखी जा सकती है। बताओ सारे बच्चे, लिख सकते हैं कि नहीं? यस या नो बताओ? पहले बताओ, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? यस या नो? सारे लोग बताएं, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? क्योंकि मैंने क्या कर दिया? मोल कांस्टेंट कर दिए हैं। तो इसका मतलब आप क्या कह रहे हो? इसका मतलब कह क्या रहे हो? इसका मतलब बेटा आप ये कह रहे हो, गौर से देखना, जैसे ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, ठीक है। अब इसमें कोई गैस है, ऐसे सपोज करो 1 मोल है। अब इस समय इसका प्रेशर क्या है? P1 है, वॉल्यूम क्या है? V1 है, और टेम्परेचर क्या है? T1 है, और यहां पर एक पिस्टन है, ऐसे। अब मैंने क्या किया, गौर से देखिए, अब मैंने क्या किया? पिस्टन को नीचे किया। अब मैंने क्या किया? पिस्टन को नीचे किया, पिस्टन नीचे आया। अब पिस्टन आ गया यहां तक, और साथ साथ में मैंने और भी चीजों का चेंज किया। तो क्या हुआ? प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम हो गया V2, और टेम्परेचर हो गया T2। टेम्परेचर भी बढ़ाया है। अब आप बताओ, इस सिचुएशन में सबसे पहले बताओ, क्या मोल? सर रॉन्ग इन प्रीवियस स्लाइड, प्रिंटिंग मिस्टेक सर, सुभाष चौधरी। क्या है प्रिंटिंग मिस्टेक? सुभाष बेटा सारा कुछ सही लिखा है, ठीक है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप बॉयल्स लॉ ये मैंने ऐसे लिख दिया, देखो मैं बता देता हूं, हो सकता है उसको बॉयल्स लॉ समझने में दिक्कत आई हो, ठीक है। आपने ये बात पढ़ी है ना, तो यार इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना? ठीक है ना? पीबी इक्वल टू एनआरटी। अच्छा, यहां पे बच्चा कह रहा है, ओके ओके, यहां पे कह रहा होगा वो यहां पे कह रहा होगा, है ना? पीबी इक्वल टू आर एन टी, हाँ, पीबी इक्वल टू आर एन टी यहां पे कह रहा होगा बच्चा। सही है, वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा बताओ, जब आप इस जगह से इस जगह तक जा रहे हो तो क्या मोल चेंज हो रहे हैं? आप पिस्टन को नीचे ला रहे हो, मगर वॉल्यूम चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, और प्रेशर भी चेंज हुआ। मैंने इसको हीट भी दी, मैंने इसको थोड़ी हीट भी दी है। क्या गैस लीक हुई? क्या गैस ने रिएक्शन किया? नहीं। तो जब मोल नहीं चेंज हुए हैं तो हम यहां क्या कर सकते हैं कि इस जगह का P1 V1 अपॉन T1 का रेशियो इस जगह के P2 V2 अपॉन T2 के रेशियो के बराबर होगा। बताओ बराबर कर सकते हैं कि नहीं? यस या नो बताओ?
यस, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या हम इन दोनों के P1 V1 अपॉन T1 और इसके P2 V2 अपॉन T2 के रेशियो को बराबर कर सकते हैं? क्यों? आपने खुद कहा है कि यदि मोल कांस्टेंट है तो पीवी अपॉन टी का रेशियो हर जगह कांस्टेंट रहेगा। पीवी अपॉन टी का रेशियो हर जगह कांस्टेंट रहेगा। कर सकते हैं कि नहीं? तो बच्चों ने कहा बिल्कुल कर सकते हो। यस, कर सकते हैं। क्यों? चेक करो, क्या मोल चेंज हुए? नहीं। तो जब मोल नहीं चेंज हुए हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। मगर ये फार्मूला कब वैलिड है? कांस्टेंट मोल पे, एट कांस्टेंट मोल। मोल मतलब अमाउंट। इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। इसको बोला जाता है इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये आइडियल गैस की इक्वेशन का फार्मूला है। P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। और मोल कांस्टेंट है, तो इसका मतलब पहले वाली सिचुएशन के मोल बाद वाली सिचुएशन के मोल के बराबर है। पहले वाली सिचुएशन के मोल बाद वाली सिचुएशन के मोल के बराबर है। चेक करो भाई, ये पहले वाले मोल है और ये बाद वाले मोल है। क्यों? पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। देखिएगा सारे बच्चे, तो एनआर की वैल्यू कितनी हुई? और एनआर में आर तो ऑलवेज कांस्टेंट है, आर तो ऑलवेज कांस्टेंट है। तो मैंने पहले वाले मोल लिखे इनिशियल मोल, तो ये आया। फिर मैंने बाद वाले मोल लिखे फाइनल मोल, तो ये आया। अब आप क्या करोगे? जब बराबर करोगे तो आर आर कट जाएंगे, तो N1 की वैल्यू ये आई, N2 की वैल्यू ये आई कि नहीं? बताओ पहले, यस या नो? यस या नो? यस या नो? पहले बताओ यस या नो। बच्चों ने कहा यस। अब देखना, अब मैं आपको सीएसडी देना चालू कर रहा हूं। अभी तक क्या पढ़ा रहा था कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। अब देखो धीरे धीरे सीएसडी पे चलते हैं। ठीक है, अब बातों को समझते रहिए। इतनी बात आपको जरूर याद हो, इतनी बात आपको जरूर याद हो, मतलब इतने कॉन्सेप्ट आपको जरूर याद होने चाहिए। भाई सीएसडी नंबर बता दो, सीएसडी नंबर बता दो। आइडियल गैस का सीएसडी है ये। तो कोई भी गैस आइडियल कौन सी होती है? जो फॉलो करती है, फॉलो बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो पहला पॉइंट वो क्या होता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। सेवेंथ, बच्चों ने कहा 7 नंबर, यस, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। क्लियर है? क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट समझो। दूसरा पॉइंट है P1 पीवी अपॉन टी इक्वल टू के होता है एट कांस्टेंट अमाउंट। अमाउंट का मतलब मोल। यदि मोल चेंज नहीं हुए हैं, यदि मोल चेंज नहीं हुए हैं तो पीवी अपॉन टी का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब आप ये लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो, यदि मोल कांस्टेंट है तो मोल ना चेंज हो बस, तो आप ये लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो और आप ये भी लिख सकते हो। इनिशियल मोल मतलब कुछ होने के पहले के मोल और कुछ होने के बाद के मोल बराबर हैं। क्यों? क्योंकि मोल कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट है तो बराबर होंगे, है ना? ये क्या है? इनिशियल मोल और ये क्या है? फाइनल मोल। बच्चों ने कहा सर नहीं, समझ में नहीं आया। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बच्चों ने कहा नहीं सर ऐसे नहीं चलेगा। अरे मैंने कहा यार तुम दुखी क्यों हो रहे हो, बताओ दुखी क्यों हो रहे हो? कहा सर
इतनी देर हो गई, 1 2 3 आपने 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाए। मैंने कहा हाँ, तो कहा 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाए और क्वेश्चन नहीं दिया, तो हम बुरा नहीं मानेंगे? है देखो 2-4 बच्चे बुरा मानना है बुरा मानना है कि नहीं मानना? अब बच्चे कह रहे हैं बुरा मानना है हम, तो मैंने कहा यार बुरा मत मानो यार बच्चों, यार तुम्हारे बगैर मेरा मन कहां लगता है। तो बच्चों ने कहा नहीं हम तो मानेंगे, आप क्वेश्चन दो। तो मैंने कहा लो भाई, बुरा मत मानो, क्वेश्चन करो जल्दी से। करेक्ट गैस इक्वेशन इज, करेक्ट गैस इक्वेशन इज कौन सी है देख के बताओ। इक्वेशन करेक्ट क्या है? P1V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2V2 अपॉन T2, करेक्ट इक्वेशन। तो ये क्या लिखा है? ये गलत लिखा है। क्यों? यहां पे आएगा P1V2, P1V2 तो है ही नहीं, P1 T1, P और T का मल्टीप्लाई कभी आएगा ही नहीं, P1 T2 का मल्टीप्लाई आ सकता है, P1V1 अपॉन P2V2। हाँ ये सही है, देखो इसको इधर ले आओ, है कि नहीं? तो T1 इसके नीचे आ गया और इसको इधर ले जाओ, तो P1V1 अपॉन T1 और यहां आ गया P2V2 अपॉन T2, मतलब ये कर दिया, इसको इधर लेके चले गए, तो ये ठीक है। अब V1 और V2 का मल्टीप्लाई कभी हो ही नहीं सकता, ये एक दूसरे के ऐसे लिखे हैं, ये मल्टीप्लाई में कभी नहीं आ सकते, डिवाइड में आ सकते हैं, तो ये भी गलत लिखा है। तो आंसर क्या होगा? सी। अरे वाह, बच्चे तो हमसे पहले बैठा के बैठे हैं। बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप इतनी देर से क्वेश्चन कैसे कर पाते हो, हम तो बहुत जल्दी कर देते हैं। तो प्रभु हमें पढ़ाना होता है ना, हमें सारे बच्चों को पढ़ाना होता है इसलिए। अच्छा एक और, यार ये क्या है बदतमीजी, एक और क्वेश्चन करोगे? चलो भाई कर लो, अब क्या कर सकते हैं? अब बच्चों को इतना सिर पे हम ही ने चढ़ाया ना, तो अब वो कह रहे हैं तो करना पड़ेगा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो भाई इसका आंसर दो, देखो ध्यान दीजिए। 2 मोल हाइड्रोजन गैस, 2 मोल हाइड्रोजन गैस present in 10-liter container at 1 atmospheric pressure and 300 Kelvin temperature. If volume of container, रुक जाइए, if whole gas transfer to 20-liter container at 0.5 atmospheric pressure and 400 Kelvin pressure, calculate temperature of 20-liter कंटेनर। बताओ भाई, आपको ये बताना है 20 लीटर कंटेनर का टेम्परेचर बताना है। अब बताओ भाई कैसे करोगे? अच्छा मार खाओगे तुम सबके सब। हमने 2 मोल जो गैस के थे उनको कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया है दूसरे में, कंडीशन ये थी, सिचुएशन ये है, ये 10 लीटर का कंटेनर है, 2 मोल गैस है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और 300 केल्विन टेम्परेचर है।
इस पूरी की पूरी गैस को इसमें डाल दिया। वॉल्यूम कितना है 20 लीटर, प्रेशर कितना है 0.5 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर पूछ रहा है, और मोल कितने हैं 2 मोल। तो क्या मोल चेंज है? पहले यस या नो बताओ, क्या मोल चेंज है? जितने मोल गैस यहां थी उतने ही मोल गैस यहां पे है, मोल कांस्टेंट है ना। अब टेम्परेचर जब पूछ रहा है तो कांस्टेंट कैसे हो सकता है? मगर मोल कांस्टेंट है, ये वो खुद बता रहा है, वो खुद बता रहा है। ये देखो, इफ होल गैस ट्रांसफर टू, तो यदि मोल कांस्टेंट है तो आप क्या लिख सकते हो, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। क्या मोल चेंज हुए, यस या नो? क्या मोल चेंज हुए, यस या नो? नहीं। तो जब मोल चेंज ही नहीं हुए तो इसका मतलब इस जगह का पीवी अपॉन टी का रेशियो इस जगह के पीवी अपॉन टी के रेशियो के बराबर होगा। यदि मोल चेंज नहीं हो रहे हैं तो हमेशा पीवी अपॉन टी का रेशियो बराबर होगा। तो यार पहली सिचुएशन का पी 2, वी 10 लीटर, टेम्परेचर 300। दूसरी सिचुएशन का पी 0.5, वी 20 लीटर, टेम्परेचर T2। अब कट्टम काट खेल लो, तो T2 इक्वल टू आ गया 300 इंटू 0.5, तो ये आ गया 150 केल्विन। टेम्परेचर कितना आ रहा है, 150 केल्विन आ रहा है। एक बार चेक करो, क्या मैंने कहीं गलती की है क्या? क्योंकि बच्चे जो वैल्यू लिख रहे हैं वो अलग है और मैं जो लिख रहा हूं वो अलग है। अच्छा, ऊपर प्रेशर 1 है, यहां पे मैंने गलत लिखी है। ओ सॉरी बच्चों, ये 1 है और ये 10 है, ये 300 है, और ये है 0.5 और ये 20 और ये है T2, है ना, पॉइंट, ठीक है ना। और ये मिलके आ गया T2 इक्वल टू 300 केल्विन। हाँ बच्चों सॉरी, मैंने ही गलती की थी। तो आंसर क्या आ रहा है 300। 300 कोई आंसर है नहीं, 300 कोई आंसर है नहीं है। कैसे करोगे बात समझ पाए? क्या मोल सेम थे? मोल सेम थे तो पीवी अपॉन टी का रेशियो कांस्टेंट होगा। जो पीवी अपॉन टी यहां पे है वही पीवी अपॉन टी यहां पे होगा। क्यों? जितने मोल गैस यहां है उतने ही मोल गैस यहां पर है, जितने मोल गैस यहां है उतने ही मोल गैस यहां पर है। तो पीवी अपॉन टी कांस्टेंट होगा, क्योंकि सिर्फ मोल कांस्टेंट है, क्योंकि सिर्फ मोल कांस्टेंट है। ये देखो, और यदि मोल कांस्टेंट है तो ये बात पक्की है। क्लियर है? क्लियर है? यस। एक और क्वेश्चन। हाँ जिद्दी आ गए बच्चे, सारे जिद्दी बच्चे देखो आ गए ना। एक और, एक और बेटा मैं एक नहीं दो दूंगा। क्यों? क्योंकि दोनों लोगों को सिलेक्शन चाहिए। तो जरा कॉन्सेप्ट पढ़ाने दो फिर क्वेश्चन देता हूं, इसको पढ़ो। आइडियल गैस इक्वेशन केस नंबर 1, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। ये क्या है, गौर से समझना। देखो बच्चों, मैं आपको अब कुछ लिखने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं, जरा समझिएगा और अच्छे से मुझे आंसर दीजिएगा। सब बच्चे आंसर देंगे अच्छे से। देखो यहां पर गैस है, ये है गैस ए, ठीक, समझते जाइएगा। अब ये ट्रायंगल वाली है गैस बी, ये है गैस बी, ऐसे, ठीक है। अच्छा, कंटेनर का वॉल्यूम V है, कंटेनर का वॉल्यूम V लीटर है, टेम्परेचर T केल्विन है। अब मुझे बस एक बात बताओ, सब लोग आंसर दीजिएगा, तैयार हो जाओ। अच्छा बताओ, जिस कमरे में तुम बैठे हो उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि उसी कमरे में, है ना, उसी कमरे में मम्मी भी आ जाए तो उसका टेम्परेचर कितना है, कितना होगा? चेंज होगा कि बीसी रहेगा? यस या नो?
जिस कमरे में तुम बैठे हो उस कमरे का टेम्परेचर 20 डिग्री है और उसी कमरे में मम्मी भी आ जाए तो टेम्परेचर कितना रहेगा? 20 ही रहेगा ना। हाँ, यदि मम्मी के हाथ में बेलन है, झाड़ू है, चिमटा है तो टेम्परेचर बढ़ सकता है। क्यों? तुमने कोई कांड कर रखा होगा तो मार खा सकते हो। और यदि ऐसा नहीं है तो टेम्परेचर कितना रहेगा? 20 ही रहेगा। है कि नहीं? रहेगा कि नहीं रहेगा? सेम रहेगा। अब बताओ, ए गैस और बी गैस सेम कंटेनर में है, तो इसका मतलब जितना टेम्परेचर गैस ए के लिए होगा उतना ही टेम्परेचर गैस बी के लिए होगा। यदि एक ही कंटेनर में गैस है, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझो, सेम कंटेनर में यदि गैस है तो जो टेम्परेचर ए का होगा वही टेम्परेचर गैस बी का होगा। क्लियर? क्लियर। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन बताओ, कमरे का डायमेंशन 10 बाई 10 का है। कमरे का डायमेंशन 10 बाई 10 का है। अब 10 बाई 10 का कमरा तुम्हें जितना बड़ा दिख रहा होगा उतना ही बड़ा मम्मी को भी दिख रहा होगा। यदि आता है बेलन, चिमटे, झाड़ू, चप्पल का वार, तो तुम्हारे लिए भागने की कितनी जगह है? 10 बाई 10 की। अब मम्मी को तुम्हें पकड़ने की जगह कितनी है? 10 बाई 10। मतलब दोनों को रूम का साइज सेम नजर आएगा कि नहीं, कि अलग अलग आएगा? यस या नो? रूम का साइज दोनों को सेम लगेगा ना, अलग अलग तो नहीं लगेगा। बच्चे कहेगा सर उस समय हमें कमरा छोटा ही दिखेगा, कमरा बड़ा करो, आप भागने का रास्ता दो, 3-4 दरवाजे लगाओ उसमें। सेम रहेगा ना? यस। तो इसका मतलब यदि एक ही कंटेनर में गैस है तो वॉल्यूम भी सेम रहेगा। यस या नो? यस रहेगा कि नहीं? यस। तो जो कंटेनर का प्रेशर है वो डिपेंड किस पे कर रहा होगा? तो गौर से समझो, प्रेशर जो है वो मोल के, सॉरी यहां पे लिखते हैं, प्रेशर जो है वो मोल के प्रोपोर्शनल चल रहा होगा। एक ही कंटेनर में गैस है तो हमेशा प्रेशर मोल के प्रोपोर्शनल चलेगा। यदि मोल ज्यादा, अच्छा टेम्परेचर, हाँ, यदि मोल ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, मोल कम तो प्रेशर कम। इसका मतलब आप इस चीज को कैसे लिखोगे? आप इस चीज को इतनी तरह से लिख सकते हो, यदि आपने ए गैस का प्रेशर निकालना है तो आपको ए गैस के मोल रखने पड़ेंगे। आपको बी गैस का प्रेशर निकालना है तो बी गैस के मोल रखने पड़ेंगे। क्यों? जिसका मोल रखोगे उसी का प्रेशर निकल के आएगा, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर सबके लिए सेम है और आर वैसे ही कांस्टेंट होता है। यदि आपने टोटल मोल रख दिए तो दोस्त टोटल प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर आ जाएगा। यदि आपने टोटल मोल रख दिए तो टोटल प्रेशर ऑफ गैस मिक्सचर आ जाएगा। ये इक्वेशन समझते जाओ अच्छे से। ये देखो, ये इक्वेशन समझ रहे हो ना? ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हो सब लोग? अब यदि आपने जो प्रेशर का रेशियो होगा वही मेरे दोस्त मोल का रेशियो होगा, चेक करो, या जो मोल का रेशियो होगा वही प्रेशर का रेशियो होगा, इन दोनों को डिवाइड करो, V से V कट गया, RT से RT कट गया, तो जो मोल का रेशियो वही प्रेशर का रेशियो। देखो चेक कर लो, ये देखो, ये देखो, अब ये क्या है? टोटल मोल, इसको आप लिख सकते हो ये। तो जो प्रेशर का रेशियो वही मोल का रेशियो, समझ गए हो? एक कंटेनर में यदि गैस है तो मोल चेंज, प्रेशर चेंज, वॉल्यूम सब गैस के लिए सेम होगा, टेम्परेचर सब गैस के लिए सेम होगा, आर वैसे ही कांस्टेंट है। इतनी बात समझ में आ गई है सबको? और यदि आ गई है तो एक बार इसको चल के लिख लो। क्यों? क्योंकि अब आपके पास कॉन्सेप्ट मतलब क्वेश्चन आने वाला है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या है? यदि एक ही कंटेनर में एक से ज्यादा गैस है, ये देखो, तो आप क्या क्या लिख सकते हो? आप क्या क्या लिख सकते हो?
ये देखो, तो हर गैस के लिए टेम्परेचर सेम होगा, हर गैस के लिए वॉल्यूम सेम होगा। तो आप क्या लिख सकते हो, गैस ए का प्रेशर निकाल रहे हो तो गैस ए के मोल रखोगे, गैस बी का प्रेशर निकाल रहे हो तो गैस बी के मोल रखोगे, टोटल प्रेशर निकाल रहे हो तो टोटल मोल रखोगे, जिसके मोल रखोगे उसी का प्रेशर आएगा, बस बात ध्यान रखना। अब प्रेशर का रेशियो निकाल रहे हो तो जो मोल का रेशियो वही प्रेशर का रेशियो, जो मोल का रेशियो वही प्रेशर का रेशियो। ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ लेने चाहिए। पहले बताओ ये समझ गए, क्योंकि अब मैं इस पर क्वेश्चन देने वाला हूं, अब मैं इस पर क्वेश्चन देने वाला हूं। यस, तो बेटा आ जाओ, आ जाओ। अब इस पर देखो क्वेश्चन देता हूं रिलेशन वाले केस पे, ठीक है, अच्छे से करना। ओ गॉड, अब ये देखो, अब इस क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन क्या है देखो, कैलकुलेट द टोटल प्रेशर इन ए मिक्सचर ऑफ 8 ग्राम डाई ऑक्सीजन एंड 4 ग्राम डाई हाइड्रोजन confined in a cell vessel of 1 decimeter cube at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बताओ आपको पूछ क्या रहा है, पहले ये समझो पूछ क्या रहा है, टोटल प्रेशर पूछ रहा है। तो जब टोटल प्रेशर पूछ रहा है तो मोल किसके रखोगे, टोटल मोल रखोगे। टोटल प्रेशर पूछ रहा है तो टोटल मोल रखोगे, है, टोटल प्रेशर पूछ रहा है तो टोटल मोल रखोगे। V और T ये तो सबके लिए सेम ही है। ये बताओ क्वेश्चन क्या है, टोटल प्रेशर इन ए मिक्सचर, क्या पूछ रहा है, टोटल प्रेशर, तो मोल किसके रखोगे, टोटल रखोगे। यदि वो पूछता प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन तो मोल किसके रखे, हाइड्रोजन के रखोगे। ये बात समझ रहे हो कि नहीं। रिपीट, रवि कुमार, रवि बेटा बस तुम्हारा दिमाग में इतनी बात बैठा लो, सिर्फ एक स्टेटमेंट बैठा लो, यदि एक ही कंटेनर में गैस है तो जिसके मोल रखोगे उसी का प्रेशर आएगा, और सबके लिए वॉल्यूम और टेम्परेचर का वैल्यू सेम रहेगा। इतनी बात समझे क्या, एक ही कंटेनर में गैस है तो जिसका मोल रखोगे उसी का प्रेशर निकलेगा, और सभी गैसों का मोल वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम रहेगा। और इसको रिलेट करो अपने कमरे से, जो टेम्परेचर प्रभु तुम्हें फील हो रहा है वही उस कमरे में बैठे तुम्हारी सिस्टर, मदर, ब्रदर, इन सबको फील हो रहा है। जो डायमेंशन, जितना बड़ा कमरा तुम्हें फील हो रहा है उतना ही बड़ा कमरा सिस्टर को भी लग रहा है, मम्मी को भी लग रहा है, पापा को भी लग रहा है। यही मैं कह रहा हूं और कुछ नहीं कह रहा हूं। अब आपको चाहिए क्या, टोटल प्रेशर, तो टोटल मोल रखो। टोटल प्रेशर निकालना है, 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब 1 लीटर ही होता है, तो ये 1। अब मोल, मोल कैसे निकालोगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, आर की वैल्यू और टी की वैल्यू, इसमें 273 जोड़ दोगे तो ये केल्विन में बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 1/4 + 2, तो मैं इसको यार डायरेक्ट कर दे रहा हूं, तो ये कितना हो गया 2.25। अब मेरे दोस्त आंसर निकाल लो आप लोग, ठीक है। हथियार किधर है, हथियार का मतलब समझ रहे हो ना भाई, हम लोग टीचर हैं, आप लोग स्टूडेंट हो, हम लोगों के हथियार कौन है, पेन, कैलकुलेटर, कॉन्सेप्ट, है ना। हम लोगों के हथियार कलम है, तो ये आ रहा है 55.4 एटमॉस्फेयर। क्या कोई आंसर मैच कर रहा है, 56.02,
55.4 तो नहीं आ रहा है। अच्छा, यहां पर वैल्यू लिखी है 1.083, यहां पे 3 लिखा है, 3 से करोगे तो शायद आ जाए, कर देता हूं। हाँ 3, ये वैल्यू रखोगे ना तो यही आंसर आएगा। जो वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है वो वैल्यू रखो, तो जो वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है वो वैल्यू रख रहे हैं हम लोग, तो वही आंसर आ रहा है जो यहां पे दिया है 56.02। अप्रोक्सीमेट बार, बार और ये दोनों लगभग सेम ही होते हैं। यस, वेरी गुड वेरी गुड, सबका आंसर सेम आ रहा है, सब लोग क्वेश्चन समझे। अब जो बच्चे यहां पे हैं उनको मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूं इसी जगह पे। कैलकुलेट प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इन मिक्सचर ऑफ, चलो मैं अगले पेज पे लिखता हूं, है ना, साफ साफ लिखता हूं अच्छे से। अब देखो मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, एक क्वेश्चन और दिया, अच्छे से करिएगा। ये वाला अभी मत करिए, पहले मैं जो देता हूं वो करिए। मैंने एक क्वेश्चन आपको और दिया, अच्छे से बताना आंसर, ठीक है बच्चों। कैलकुलेट प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इन मिक्सचर ऑफ 8 ग्राम ऑक्सीजन एंड 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस present in 1 decimeter cube at 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। बताओ ए, आप सबको आंसर बताना है ए, ठीक है, मैं जो लिख रहा हूं देखते जाइएगा। 2, ठीक है, इंटू 0.0821 इंटू 300, एक आंसर ये है, एक आंसर ये है 2.25। कौन सा आंसर सही है आप लोग बताओगे? बताओ, अब क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे? यस, अब बताओ प्रेशर किसका पूछ रहा है अभी भी गैस मिक्सचर, मगर प्रेशर किसका पूछ रहा है? हाइड्रोजन का। तो जब हाइड्रोजन का प्रेशर पूछ रहा है तो हाइड्रोजन के मोल रखोगे बस, ऑक्सीजन के मोल तो वो हमें सिर्फ परेशान करने के लिए दे रहा है, जैसे हम गलती कर दें, जैसे हम क्या करें, गलती कर दें। तो ये कितना आ रहा है? इतना आंसर आ रहा है, ये देखो, वेरी गुड, बहुत सही, बात पकड़ पाए, यस, पकड़ गए सर। अब देखना इसी क्वेश्चन को मैं टफ करूं, इसी क्वेश्चन को मैं और टफ करता हूं, देखना, बस आप कॉन्सेप्ट पे फोकस रखना, बस कॉन्सेप्ट पे। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को टफ कर रहा हूं, इसी क्वेश्चन को मैं और टफ कर रहा हूं, देखना, डरियो ना, ना मुन्ना ना, डरना नहीं। अब देखना, देखो ध्यान दीजिए, 2.25 मोल मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड
हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट इन 1 डेसीमीटर क्यूब कंटेनर at 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 56.02, ठीक है, बार प्रेशर। कैलकुलेट मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इन मिक्सचर ए 0.25 मोल अप्रॉक्स, 2 मोल, 2.25 मोल डी नन। अब जरा देखो, कॉन्सेप्ट वही लगेगा, कॉन्सेप्ट वही लगेगा। क्यों? अब गौर से बताओ, ये प्रेशर किसका दिया है, बस इतना पढ़ के बता दो। ये प्रेशर किसका है? कंटेनर का है। ये प्रेशर किसका है, जरा पढ़ो क्या लिखा है कि 2.25 मोल मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट इन ए 1 डेसीमीटर क्यूब कंटेनर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इतने बार प्रेशर। किसका प्रेशर है? कंटेनर का। तो इसका मतलब मोल किसके रखोगे? टोटल। तो देखो, टोटल प्रेशर दिया है तो टोटल मोल रखोगे। टोटल मोल का मतलब मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल ऑफ ऑक्सीजन, R इंटू टी। अब देखो, प्रेशर की वैल्यू ये आ गई, वॉल्यूम की वैल्यू ये आ गई। अब देखना मोल कैसे रखने हैं। यदि हाइड्रोजन के मोल मैं x मान लूं तो इसके मोल क्या हो जाएंगे? अरे बताओ ना, यदि हाइड्रोजन के मोल मैं x मान लूं, बच्चों ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, अभी रुक जाओ, थोड़ा सा गड़बड़ क्वेश्चन है। उसका रीजन है, टोटल मोल यहां रखने और टोटल मोल दिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने थोड़ी गलत लिख दी है भाई। टोटल मोल यहां रखने, टोटल मोल दिए तो सब कुछ दिया है, तो हाइड्रोजन के मोल निकलेंगे कैसे? है ना? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है ना, थोड़ा सा बस दिक्कत है। ये सारी बातें सही लिखी हैं, इसको बस ऐसे लिखना है ना। डाटा मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज में मैंने गड़बड़ कर दिया था, अब मैं वो सही कर देता हूं। 8 4 12, अब देखो सही आएगा। यही क्वेश्चन है, 12 ग्राम मिक्सचर ऑफ O2 एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन ए कंटेनर। बिल्कुल वही क्वेश्चन है। अब देखो, टोटल प्रेशर रखोगे, वॉल्यूम रखोगे, टोटल मोल रखोगे, R रखा, T रखा। अब यदि ये W ग्राम है तो ये कितना होगा? 12 माइनस W ग्राम। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? अब बस वैल्यू डाल दो। देखो, टोटल प्रेशर डाला आपने, ठीक। अब देखो टोटल मोल, मोल कितने हैं? इसके मोल कैसे बनाओगे? W डिवाइडेड बाई 2। अब इसके मोल कैसे बनाओगे? 12 माइनस W डिवाइडेड बाई 32 प्लस R की वैल्यू यही रख दी, और T, R की वैल्यू मैंने यहां ये कंसीडर कर ली है। अब गौर से समझना, अब इससे W की वैल्यू आ जाएगी। अब आप सॉल्व करोगे तो W इक्वल टू आ जाएगा 4 ग्राम। क्यों? बच्चे कह रहे हैं सर आपने कैसे कर दिया? मैंने यार इसी डाटा को लिखा है, ये जो डाटा है ना इसी को घुमा के लिख दिया है। देखो 8 ग्राम और 4 ग्राम मिलके क्या हो जाएगा? 12 ग्राम। तो मैंने इसी क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर दिया और देखो टफ हो गया, उससे कम से कम 20 गुना टफ हो गया। ये देखो
आपको क्वेश्चन ऐसे ही करना होगा मिक्सचर वाला। ये देखो टफ हो गया ना। देखो अब मोल ऑफ हाइड्रोजन पूछे थे तो यार मास ऑफ हाइड्रोजन निकल आया है, मोल ऑफ हाइड्रोजन निकाल लो। तो जब मिक्सचर होगा तो कैसे निकालोगे क्वेश्चन में? तो देखो जब किसी कंपोजिशन मतलब मिक्सचर का कंपोजिशन पूछे तब भी यही फार्मूला लगाना है, तब भी यही लगाना है, मगर ऐसे लगाना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन चेंज हुआ तुमने नए कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट हमेशा कम होते हैं, क्वेश्चन उससे बहुत वैरायटी के बनाए जा सकते हैं। तो जरा कॉन्सेप्ट जो पढ़ा रहा हूं उसको समझते रहना। ये कॉन्सेप्ट जो मैं अभी पढ़ाया ना, ये कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट डाल्टन लॉ भी है। अभी डाल्टन लॉ में भी देखना यही पढ़ाऊंगा। पहले ये बात समझ गए कि नहीं, यस या नो? अब इसी पर और क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो अब देखो सीएसडी हम लोग चल रहे थे ना, तो इसी सीएसडी में देखो जरा मैं लिख देता हूं, आप ध्यान रखिएगा लाइन बना के। यदि कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर पूछा जाए, गौर सुना है ना, इफ मास ऑफ मिक्सचर, मास ऑफ मिक्सचर गिवन हो, गिवन हो, टेम्परेचर गिवन हो, टोटल प्रेशर गिवन हो, ये सारी बातें गिवन है, मास ऑफ मिक्सचर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर गिवन है, तो यही वाला कॉन्सेप्ट फिर से लगाना है, मगर ऐसे लगाना है, वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है, मगर डब्ल्यू के फॉर्म में यूज करना है। ये एन टोटल है, एन क्या है, टोटल मोल ऑफ मिक्सचर, और इसके लिए क्या करोगे, एक को मान लोगे, गैस ए को मान लोगे डब्ल्यू ग्राम, गैस ए को मान लिया डब्ल्यू ग्राम, तो गैस भी अपने आप क्या हो गई, जो भी मास दिया होगा, ठीक है, एक को डब्ल्यू मान लोगे, दूसरे का मास अपने आप आ गया, और इसमें डाल देना, आंसर आ जाएगा। ये बात समझ पाए हो कि नहीं, यस या नो बताओ पहले यार, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आएंगे, आपको लगेगा बार बार अलग अलग तरीके से करें, और अलग अलग तरीके से कुछ नहीं करना है कि पता चला नए नए कॉन्सेप्ट चिपकाते चले जाओ, है ना। क्लियर है, क्लियर है बच्चों? अब जरा देखो बच्चों, अब दूसरा केस दिखाते हैं, इसको जरा समझो। केस नंबर 2, रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट और डेंसिटी में रिलेशन कैसे निकालोगे? देखो पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी, बच्चों ने कहा सही होता है। मैंने बच्चों से कहा कि क्या मैं मोल को ये लिख दूं, क्या मैं मोल को ये लिख दूं, मोल की जगह क्या आ गया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, बच्चों ने कहा लिख दो। तो मैंने कहा क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, बच्चों ने कहा लिख सकते हो। तो मैंने कहा यार देखो ये आ गया, एक गौर से देखते जाइएगा, ये आ गया डेंसिटी, देख लो आप लोग, सही है। पहले मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया, डेंसिटी हो गया। ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, ये क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस, ये टेम्परेचर ऑफ गैस, ये प्रेशर ऑफ गैस। यहां तक सही है कि नहीं? पीएम इक्वल टू डी आर टी, ये क्या हो गया है, पीएम इक्वल टू डी आर टी। एम क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस है, पीएम इक्वल टू डी आर टी, सही है। अब जरा दिमाग की बत्ती खूब अच्छे से जलाना, क्योंकि मैं खेलने जा रहा हूं, मैं खेलने जा रहा हूं। पकड़ना कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट पकड़ो इसका पूरा। सीएसडी नंबर बताना, शायद वो 7 था तो ये 8 होगा, है ना, वो 7 था ना बच्चों, 8। अब जरा देखो, आपने निकाला पी एम इक्वल टू डी आर टी, और वेयर क्या क्या है मैं लिख दे रहा हूं,
P क्या है? प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। D क्या है? डेंसिटी ऑफ गैस, और M क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, और T क्या है? टेम्परेचर, वो तो आप जानते ही हो। अब प्रेशर किस में रखोगे? एटमॉस्फेयर में। डेंसिटी यहां पे क्या है? गौर सुनो, डेंसिटी क्या है? डेंसिटी यहां पर यूनिट है ग्राम पर लीटर। डेंसिटी की यूनिट पे फोकस रखना, यहां पे डेंसिटी ग्राम पर लीटर है। क्यों? क्योंकि आप चेक करो, आप V को नीचे लाए हो, इस V को नीचे लाए हो, और इस V को हमेशा आप किस में लिखते हो? लीटर में लिखते हो। तो यहां पर आपको फंसाएगा, यहां पर आपको फंसाएगा। क्यों? क्योंकि R की यूनिट लीटर में है, तो ml में डेंसिटी नहीं डाल सकते हो, यूनिट एंड डायमेंशन में इस जगह फंसा देगा। तो इसलिए मैंने लिख रखा है, ध्यान रखना, ये जो डेंसिटी है ऑलवेज ग्राम पर लीटर में रखनी होगी। यदि ये ग्राम पर ml में है तो ग्राम पर लीटर में यहां पुट करोगे। इतनी बात सही है? बच्चों ने कहा सर सही है। आप क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने कहा देखो, आप परेशान ये कर रहा हूं, देखो, जिस गैस का प्रेशर रखोगे उसी गैस की डेंसिटी होगी, उसी गैस का मॉलिक्यूलर वेट होगा। आपने गैस का प्रेशर रखा तो उसी गैस का आपको मॉलिक्यूलर वेट रखना पड़ेगा, उसी गैस की डेंसिटी रखनी पड़ेगी, और ये फार्मूला बनेगा। यदि आपने गैस के मिक्सचर का प्रेशर रखा, गौर सुनना, यदि आपने गैस के मिक्सचर का प्रेशर रखा तो गैस के मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट रखना पड़ेगा, और गैस के मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, और डेंसिटी भी किसकी रखनी पड़ेगी? गैस मिक्सचर की रखनी पड़ेगी, R इंटू टी। तो ये बात ध्यान रखना, जिसकी डेंसिटी रखोगे उसी का प्रेशर रखोगे, उसी का मॉलिक्यूलर वेट रखोगे। देख लो पहले ये वाला पॉइंट समझ गए सब लोग? अभी मैं इस पर क्वेश्चन दूंगा, अभी मैं इस पर आपको क्वेश्चन दूंगा और क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? पहले एक एक करके आते हैं, एक एक करके आते हैं। इतनी बात क्लियर है? चेक कर लो सब लोग, सॉरी चेक कर लो। इसका मतलब एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालने का एक नया फार्मूला आपको मिल गया है। देखो, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालने का आपको एक नया फार्मूला मिल गया है, चेक कर लो, चेक कर लो। ये इसको नीचे ले आओ। तो यदि आप मिक्सचर की डेंसिटी रख रहे हो R इंटू टी, और प्रेशर भी मिक्सचर का रख रहे हो, मिक्सचर का प्रेशर मतलब टोटल प्रेशर, तो आएगा क्या? एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आएगा। आएगा क्या? एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आएगा। क्यों? भाई गैस मिक्सचर की डेंसिटी है, गैस मिक्सचर का प्रेशर है, तो निकल के क्या आएगा? एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बच्चों ने कहा हाँ आएगा। तो अब एक एक करके आप समझते जाइए, अब मैं इन पे क्वेश्चन कराता जाऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो। ये वाली चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि डेंसिटी की यूनिट ग्राम पर लीटर रखनी है, डेंसिटी की यूनिट ग्राम पर लीटर रखनी है, ठीक है? जिस गैस का मिक्स डेंसिटी रखोगे उसी गैस का प्रेशर रखना है, उसी गैस का मॉलिक्यूलर वेट रखना है, उसी गैस का मॉलिक्यूलर वेट रखना है। क्लियर है? बच्चों ने कहा सर क्लियर है। यदि गैस के मिक्सचर का प्रेशर रखोगे तो गैस के मिक्सचर की डेंसिटी रखनी पड़ेगी, और गैस के मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट रखना पड़ेगा, या निकलेगा। उसको मैंने इस तरह से डिजाइन कर दिया। अच्छा, अब आप बताओ यार मेरे को बच्चों, यदि मैं पॉइंट नंबर 5 बनाऊं, सॉरी 3, डेंसिटी के लिए, तो देखो गैस की डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल में जा रही है? आप इधर देखो, P इंटू एम अपॉन R इंटू टी। यदि इस चीज को मैं ऐसे कर दूं तो ये ऐसे आ जाएगा, है? अब इस चीज को यदि मैं ऐसे लिखूं तो क्या किसी बच्चे को बुरा लगेगा? एट सेम गैस, गौर समझिए, यदि गैस सेम है तो जितना ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर का रेशियो होगा उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी। यदि गैस सेम है, यदि गैस सेम है तो जितना ज्यादा
टेम्परेचर और प्रेशर का, जितना ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर का रेशियो होगा उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी। गैस सेम होनी चाहिए, क्योंकि गैस सेम होगी तो मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट हो जाएगा। गैस सेम होगी तो मॉलिक्यूलर वेट सेम कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, देख लो आप। और यदि गैस सेम नहीं है तो डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल आएगी? डेंसिटी ऑफ गैस इसके प्रोपोर्शनल आएगी। गैस का प्रेशर, गैस का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टेम्परेचर, जितना ज्यादा ये उतनी ज्यादा डेंसिटी है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में खूब आते हैं। ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन देखो, द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस इज लोवेस्ट। देखो गैस फिक्स है, ऑक्सीजन गैस की डेंसिटी किसमें, तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट हो गया, सबके लिए मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तो डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी? जिसका प्रेशर अपॉन टेम्परेचर का रेशियो ज्यादा होगा। तो प्रेशर अपॉन टेम्परेचर का रेशियो क्या है? 2/273। इसका कितना है? 1/273। इसका कितना है? 1/293। इसका कितना है? 2/293। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन है? ये सबसे बड़ी वैल्यू कौन है? ये। अच्छा, लोएस्ट पूछ रहा है, सॉरी, लोएस्ट पूछ रहा है। सबसे छोटी वैल्यू कौन है? ये। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन गैस के लिए पूछा है, गैस सेम है, गैस नहीं चेंज हो रही है सभी में। तो डेंसिटी जो है वो प्रेशर अपॉन टेम्परेचर के रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यदि गैस सेम कर रखी है। यस, यस, वेरी गुड। अच्छा, यदि गैस वेरिएबल हो तो, यदि गैस वेरिएबल हो तो जैसे ये देखो, अच्छा ये तो मॉलिक्यूलर वेट का क्वेश्चन है, अभी रुक जाओ, मॉलिक्यूलर वेट का क्वेश्चन पहले नहीं करना है। अच्छा, ये दोनों मॉलिक्यूलर वेट के क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन आपको खुद लिख के देता हूं। जैसे देखो, मैं आप अपनी तरफ से लिखता हूं, देखना, ठीक है। सेलेक्ट द गैस which have maximum density in given condition। पहला देखो, ठीक है, 2 लीटर 1 एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन गैस। दूसरा 1 लीटर 0.5 एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन गैस। अब बताओ डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? अब यहां गैस अलग अलग है, तो यहां पर डेंसिटी का क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे? डेंसिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पीएम अपॉन टी। अब देखो, इसका प्रेशर कितना है? 1, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 2, और इसका टेम्परेचर कितना है? 2। ओ सॉरी, यहां पे टेम्परेचर लिखो, है ना, ये मैंने गलत लिख दिया है, टेम्परेचर लिखो। तो यहां पे 300 केल्विन और यहां पे 400 केल्विन। टेम्परेचर लिखो, तो यहां पे रखा आपने 300 केल्विन, तो ये कितना आया? 1/150। अब यहां पे निकालो, प्रेशर 0.5, मॉलिक्यूलर वेट 32 और ये 400। तो यार देखो, 150 के फॉर्म में लाना है, तो वैल्यू चेक कर लेना कौन सी बड़ी है। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं जैसे चेक करना इजी हो जाए, नीचे कर दो 200 ऐसे, और यहां कर दो 16, तो 16 इंटू 8 8। ये वैल्यू बहुत बड़ी है, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? बी। अब देखो, मॉलिक्यूलर वेट भी मैंने रखा, तो यदि गैस अलग अलग होंगी तो मॉलिक्यूलर वेट आएगा, और यदि गैस सेम होंगी तो मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? बात समझ पाए? अच्छा देखो,
ये बात समझ गए हो सारी। अब इस पर देखो मैं क्वेश्चन देता हूं। अब ये वाला क्वेश्चन समझो। इतने ml ऑफ ए गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 800 mm of G of pressure, वेट इतने ग्राम, द मालिकुलर वेट ऑफ गैस। अब मुझे बताओ, ये जो प्रेशर दिया है ये एक गैस का दिया है या एक से ज्यादा गैस का दिया है? ये जो प्रेशर दिया है एक गैस का है या एक से ज्यादा गैस का है? ये जो मास दिया है एक गैस का दिया है या एक से ज्यादा गैस का दिया है? भाई सिर्फ कंटेनर में एक ही गैस है, तो जब कंटेनर में एक ही गैस है तो मॉलिक्यूलर वेट क्या निकलेगा? एसी, एक ही गैस का निकलेगा। तो आप क्या लगाओगे? देखो, पीएम इक्वल टू डी आर टी। जिस प्रेशर का, जिस गैस का प्रेशर रखा उसी गैस का मॉलिक्यूलर वेट आएगा, उसी गैस की डेंसिटी रखनी है, आर रखना है, टी रखना है। गैस का प्रेशर कितना है? 800 mm, मगर प्रेशर हमेशा किस में होगा? एटमॉस्फेयर में। तो ये देखो एटमॉस्फेयर में बन गया। mg की वैल्यू निकालनी है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस निकालना है। डेंसिटी की वैल्यू कितनी आई? देखो, d इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी। डब्ल्यू की वैल्यू ये है, v की वैल्यू किस में रखोगे? लीटर में। ये ml में दी है, लीटर में रखोगे। r की वैल्यू रख दी और t की वैल्यू रख दी। टेम्परेचर कितना है बच्चों, देखना जरा, 300। सब लोग ये बात समझ पा रहे हैं मैं कैसे कर रहा हूं? बताओ, जो कंटेनर है उसमें एक गैस है या एक से ज्यादा गैस है? एक गैस है। तो जिस गैस का तुमने प्रेशर रखा उसी गैस की डेंसिटी रखी, उसी गैस का मॉलिक्यूलर वेट आ गया। कोई बच्चा चाहे तो ये लगा दे और कोई बच्चा चाहे तो ये वाला फार्मूला लगा दे जो हमने अभी बनाया था। यहां पे डब्ल्यू अपॉन वी कर दो, है ना? एक डब्ल्यू अपॉन वी वाला भी बनाया था ना पढ़ाते समय, ये वाला। तो मैंने ये वाला लगाया क्योंकि हर बार कितने फार्मूले आप ध्यान रखोगे, तो आप सीधे ये वाला फार्मूला याद रखो। अब वैल्यू बताओ भाई, हमने तो फार्मूला पुट कर दिया है, तो अब इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालो। तो मैं हथियार से सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है? आप लोग कर लेना। वैसे कैलकुलेशन इजी है, ये देखो यहां से तो कट जाएगा 2, 38 दूना 76 होता है, और ये ऐसे कट जाएगा तो ये 400 हो गया, है ना? अब आप कर लो 0.544 इंटू 0.0821 इंटू 300, ये आ गया, इंटू 1000, ये आ गया, डिवाइडेड बाई 400। तो ये आ रहा है 28 आ रहा है। कितना आ रहा है? 28 आ रहा है। यस, ये बात समझ पा रहे हो यार? एक बच्चा कोई है वो कह रहा है सर समझ नहीं आ रहा है। अच्छा ये बताओ, 380 ml ऑफ ए गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 800 mm ऑफ Hg वेट इतना, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। मॉलिक्यूलर वेट प्रभु पूछ रहा है। आपको क्या दिया है? प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, मास दिया है, टेम्परेचर दिया है गैस का। तो क्या तुम ये फार्मूला नहीं पढ़ पाओगे? ये क्या लिखा है? प्रेशर ऑफ गैस दिया है, टेम्परेचर ऑफ गैस दिया है, मास ऑफ गैस दिया है, वॉल्यूम ऑफ गैस दिया है, तो डेंसिटी नहीं निकाल आएगी क्या? ये आप भूल गए हो क्या यार मेरे दोस्त? बचपन से पढ़ रखा है? ये लीटर में चाहिए, ये ग्राम में चाहिए। ये देखो मैंने साफ साफ लिख रखा है कि डेंसिटी ग्राम पर लीटर है। तो यार इस फार्मूले में वैल्यू तो डालनी है ना? इस फार्मूले में बस वैल्यू डालनी है, डाल दी वैल्यू, आंसर आ गया। इस फार्मूले में वैल्यू तो डालनी थी, डाल दी वैल्यू, आंसर आ गया। अब जरा देखो, ये
अब इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। At 0 degree centigrade, the density of a certain gaseous oxide at 2 bar pressure is same as that of dinitrogen at 5 bar. What is the molecular mass of the oxide is? अब इस क्वेश्चन को देख लो, वो डेंसिटी की बात कर रहा है। ये हमारा फार्मूला है Pm इक्वल टू DRT। वो क्या कह रहा है? एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड द डेंसिटी ऑफ ए सर्टेन गैस ऑक्साइड। तो यार देखो, तुमने गैस ऑक्साइड का प्रेशर रखा, तो गैस ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट रखोगे, गैस ऑक्साइड की डेंसिटी रखोगे, आर रखोगे, गैस ऑक्साइड का टेम्परेचर रखोगे, यही तो रखोगे। वो कितना है? देखो ये कितना है, 2। मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना है, डेंसिटी कितनी है ये आर, और टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये इक्वेशन 1। अब दूसरी इक्वेशन, वो कह रहा है जो डेंसिटी इसकी है वही डेंसिटी इसकी है। कौन सी डेंसिटी? नाइट्रोजन गैस की। प्रेशर कितना है? 5। नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट, प्रेशर 5, नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट 18, डेंसिटी डी। इसकी डी मानी है तो इसकी भी डी, आर। और टेम्परेचर क्या है? क्या टेम्परेचर कहीं लिखा है? नहीं। इसका मतलब टेम्परेचर भी सेम है। भाई टेम्परेचर कहीं मेंशन नहीं है, इसका मतलब टेम्परेचर भी सेम है। अब दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो सब कुछ कट जाएगा। तो 2m डिवाइडेड बाई 5 इंटू 28। अब यहां तो सारी चीजें सेम है, तो ये 1:1 आ गया, तो ये 14 आ गया। तो m की वैल्यू क्या आ गई? 14 इंटू 5, 70। क्या कोई 70 है? ए। तो आपको ये फार्मूला अच्छे से ध्यान रखना है, Pm इक्वल टू DRT। दोनों गैस की डेंसिटी सेम कह रहा था, तो दोनों गैस का मैंने बराबर कर दिया या डिवाइड कर दिया। आप चाहो तो दोनों गैस की डेंसिटी बराबर कर दो, बात एक ही है। बात समझ पा रहे हो कि डेंसिटी के साथ कैसे कैसे खेलेगा? तो डेंसिटी के साथ आपके साथ इस तरह से खेल सकता है, तो आपको यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी। आपको यह बात ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है, कि किस तरह से हम चीजों को करें। अब अगला क्वेश्चन करें। अब देखो, कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इफ डेंसिटी ऑफ गैस मिक्सचर इज गिवन। अच्छा, इसमें तो बहुत सारे केस है। चलो, ये वाला केस देखो मैं पढ़ा चुका हूं, ये वाला केस मैं पढ़ा चुका हूं। देखो क्या लिखा है, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ गैस मिक्सचर इफ मास ऑफ गैस मिक्सचर इज गिवन। तो ये मैंने अभी पढ़ाया था ना, इस तरह से पीवी इक्वल टू, ये वाला जो केस है, इस केस का कॉन्सेप्ट मैं ये बता चुका हूं। ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन कराया था, सॉरी ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन देखो, मास किसका दिया है? गैस मिक्सचर का दिया है। तो जब गैस मिक्सचर का मास दिया जाए तो क्वेश्चन को कैसे करोगे ये बताया है, और वो ये केस है, ये वाला केस वही है। ये देखिए, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इफ मास ऑफ गैस मिक्सचर इज गिवन। मास ऑफ गैस मिक्सचर इज गिवन, तो देखो मैं बता देता हूं, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट लिख देता हूं, ध्यान रखिएगा। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इफ मास ऑफ गैस मिक्सचर इज गिवन। तो देखो दो गैस है, आप गैस मान लो ए, गैस मान लो बी। बताओ कॉन्सेप्ट बताऊं कि ना बताऊं, क्योंकि पीछे अभी पढ़ाया है 2 मिनट पहले, 2 मिनट पहले पढ़ाया है, समझ रहे हो ना? बताने की जरूरत तो नहीं है। सर मोल कॉन्सेप्ट के CSD दे दो, दे देंगे। यार ये पढ़ा के आ गया हूं, छोड़ दूं? ये तो पीछे पढ़ा दिया है केस, है ना? तो ये केस पीछे पढ़ा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। उसका कॉन्सेप्ट चाहे ना तो इसी जगह पे लिख लेना। मैं अब आपको आगे केस पढ़ाने जा रहा हूं, उसको देखो कि उसको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है? केस नंबर ये समझो, ये बहुत अच्छा केस है, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड मोल ऑफ गैस। देखो कैसे अप्लाई करना है, गौर समझना। यदि कोई कंटेनर ओपन है,
जैसे मैंने ये ओपन कंटेनर ले लिया, जनरली इसका ओपन कंटेनर वाला क्वेश्चन होता है। कंटेनर कैसा है? ओपन। देखो गौर सुनिएगा सब लोग, ये ओपन कंटेनर है। यदि कंटेनर ओपन है तो P इक्वल टू कांस्टेंट, और वैल्यू कितनी आएगी? कांस्टेंट होगी और हमेशा फिक्स रहेगी 1 एटमॉस्फेयर, मतलब 760 mm ऑफ Hg। इतनी बात सही है? इतनी बात सही है। अच्छा, यहां पर मान लो कंटेनर ओपन है और यहां पर गैस है, कितनी? N1 मोल। कंटेनर का टेम्परेचर है T1 केल्विन, कंटेनर का वॉल्यूम है V लीटर। क्लियर है? अब मैंने इसको बच्चों हीट कर दिया, ऐसे मैंने क्या किया, इसको हीट कर दिया। थक तो नहीं जाते हो ना कि लगातार सर पढ़ाते रहते हैं, है ना? थक तो नहीं जाते हो ना? हम भी मशीन नहीं है, हम भी इंसान है ना? मगर आप गौर से कॉन्सेप्ट को समझना। अब मैंने इसको हीट किया और हीट करके इसका टेम्परेचर कहां तक ले गया? T2 केल्विन तक। तो हीट जब करोगे तो कुछ गैस निकल जाएगी यार, मतलब कंटेनर ऐसे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो, जब आप हीट करोगे तो हमारा कंटेनर कुछ इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि गैस क्या होगी? निकल जाएगी। कुछ गैस निकल जाएगी ना, तो कुछ गैस निकल गई हीट करने से, ऐसे। तो कुछ गैस अंदर रह जाएगी और कुछ मोल ऑफ गैस बाहर निकल जाएगी। कितनी निकल गई हमें नहीं पता है, ऐसे। तो अब अंदर कितनी बची? N2 मोल गैस अंदर बची। कंटेनर का टेम्परेचर कितना हो गया? T2 केल्विन हो गया। कंटेनर का वॉल्यूम कितना है? V केल्विन है। और कंटेनर का प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। कंटेनर का प्रेशर पहले भी कितना था? 1 एटमॉस्फेयर। क्यों? खुला था। अब जब आप ओपन कंटेनर में किसी गैस को हीट करते हो तो देखो क्या क्या कांस्टेंट रहता है। जब आप ओपन कंटेनर में किसी गैस को हीट करोगे तो क्या क्या कांस्टेंट है, जरा बताओ बच्चों? प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्यों? कंटेनर तो उतना ही बड़ा है ना, मगर कुछ गैस बाहर निकल जाएगी। ये बात क्लियर है? ये बात बताओ क्लियर है या नहीं? अरे भाई, एक कंटेनर है जैसे ये है, चलो अब इसको समझना। इसमें कोई गैस भरी हुई है, अब मैंने इसको हीट किया। तो यदि कोई भी कंटेनर ओपन हो तो हमेशा ध्यान रखना प्रेशर सेम रहेगा। तो यार कंटेनर, सॉरी, कंटेनर ओपन है तो प्रेशर सेम है या नहीं है? अब जरा बताओ, जब मैं इसको हीट करूंगा तो क्या इसका शेप चेंज हो रहा है? इसका कुछ चेंज हो रहा है? नहीं। तो यार वॉल्यूम भी तो सेम रहेगा, है? और गैस क्या है? निकल जाएगी कुछ ना कुछ। भाई कुछ ना कुछ गैस तो निकल जाएगी ना, कि नहीं निकलेगी? निकलेगी। कंटेनर V लीटर का पहले भी था, कंटेनर V लीटर का अभी भी है। तो जरा देखो कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, कॉन्सेप्ट जरा समझो। देखो, तो यार देखो, हमारा होता है PV इक्वल टू nRT। ठीक, देखते जाओ। अब हमारे पास क्या आया? NT इक्वल टू PV अपॉन R। अब देखो, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो ये सारे कांस्टेंट है, तो NT इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। NT इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट। इसका मतलब N1T1 बराबर N2T2 हो गया एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम। यदि प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो
उसके मोल उसका टेम्परेचर, उसके मोल उसका टेम्परेचर आप बराबर कर सकते हो। है, मैं यहां CHD लिखने जा रहा हूं, जरा गौर समझिएगा। मैं यहां CHD लिखने जा रहा हूं, पकड़ना आप लोग। कर सकते हो कि नहीं? तो पहले वाली सिचुएशन का मोल इंटू टेम्परेचर का मल्टीप्लाई दूसरी वाली सिचुएशन के मोल इंटू टेम्परेचर के मल्टीप्लाई के बराबर है। मोल इंटू टेम्परेचर के मल्टीप्लाई के बराबर है। सिचुएशन ऐसी है, सिचुएशन क्या है, ऐसी है। ये देखो, ये हमारा ओपन कंटेनर है, ठीक। तो पहले इसके मोल थे N1 गैस के और टेम्परेचर था T1। मोल कितने थे? N1, टेम्परेचर कितना था? T2। जब तुमने टेम्परेचर बढ़ा के ये कर दिया तो मोल हो गए इतने। तो आप क्या लिख सकते हो? N1 T1 इक्वल टू N2 T2 लिख सकते हो एट कांस्टेंट प्रेशर। अरे भाई झिल तो नहीं गए हो ना? बात समझ तो पा रहे हो? एक बच्चा कह रहा सर समझ में कम आ रहा है। अरे मेरे दोस्त जरा समझना, N1 T1 इक्वल टू N2 T2 लिख सकते हो? बच्चों ने कहा हाँ लिख सकते हैं। अच्छा, अब गौर समझो, मेरी बात को समझना। व्हाट मोल ऑफ गैस स्पेल्ड आउट। एक बार पहले क्वेश्चन दिखा दूं तो तुम लोग थोड़ा और समझ जाओगे कि करना क्या होता है। अभी क्या है, तुम लोग थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे होगे कि करना क्या है। इसका क्वेश्चन कहाँ गया? मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया था, ये देखो। आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। 3 mole of air is present in a 10 liter open container at 400 Kelvin temperature. If the temperature of container increased to 600 Kelvin, what mole of air is expelled out? ये देखो, कितने मोल एयर बाहर चली गई है। ऐसे क्वेश्चन को करने का आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि यार ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। तो देखो अभी वो क्वेश्चन करेंगे, अब बताओ, गौर से बताइएगा। व्हाट मोल ऑफ गैस इज स्पेल्ड आउट, कितनी गैस निकल गई? N1 मोल थी, N2 मोल बची, तो कितनी निकल गई? N1 मोल थी, N2 मोल बची, तो कितनी निकल गई? N1 माइनस N2, है ना। किसी ने पूछा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मोल गैस स्पेल्ड आउट, कितने फ्रैक्शन ऑफ मोल गैस निकल गई? एक मिनट रुक जाता हूं, मुझे लग रहा है कुछ बच्चों को थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना। ये वाले कॉन्सेप्ट में थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्या? यस या नो लिखो, यस या नो लिखो। इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही क्या? अभी वैसे क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ जाओगे, सारे केस कराऊंगा, परेशान ना हो। समझ रहे हो ना? ओके ओके, मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूं, है ना, क्योंकि कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि सर थोड़ा समझा दो, है ना, एक दो बच्चे हैं। मैं एक बार समझा देता हूं, ठीक है, आप परेशान ना हो। क्योंकि यार पढ़ाना थोड़ी ना है, वो चीज तुम्हें भी समझ में आनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन करने हैं पेपर में। देखो मैंने आपसे ये कहा, इधर आ जाओ। देखो मैंने आपसे ये कहा, ठीक है, मैंने आपसे ये कहा कि यार एक ओपन कंटेनर है, यदि कंटेनर ओपन होगा तो प्रेशर हमेशा फिक्स रहेगा कि नहीं, पहले ये बता दो, सारे लोग ये बता दें। यदि कंटेनर ओपन है तो प्रेशर फिक्स रहेगा, यस या नो, बस आप यस या नो, मतलब मेरे क्वेश्चन के जवाब देते जाना, अपने आप सब सही हो जाएगा। यदि कंटेनर ओपन है तो प्रेशर फिक्स रहेगा कि नहीं, यस या नो? यस। तो ये भी कंटेनर ओपन है और हीट करने के बाद भी कंटेनर ओपन है, मतलब हीट करते जा रहे हैं मगर कंटेनर तो ओपन ही है, तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया। बच्चों ने कहा हाँ। अच्छा अब बताना, अब बताना, मैं आपसे पूछूंगा, आप बस जवाब देना।
ये हमारी बॉटल है, इसका वॉल्यूम अभी 500 ml है, तो इसमें गैस है, इसमें एयर तो फिल है क्योंकि खाली हो गई, पी के मैंने खत्म कर दिया। तो यार 500 ml इसका वॉल्यूम है और इसमें कुछ एयर है। अब मैंने इसको हीट कर दिया, तो हीट करने से पहले गैस का वॉल्यूम कितना था, 500। हीट करने के बाद बताओ इस कंटेनर के अंदर की गैस का वॉल्यूम कितना है, सिर्फ कंटेनर के अंदर की गैस का वॉल्यूम पूछ रहा हूं, तो अभी भी 500 रहेगा, क्यों, कंटेनर तो वही है ना। तो हीट करने से पहले और हीट करने के बाद दोनों जगह पे कंटेनर वही है, तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा। तो जब P कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, तो N इंटू टी इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, क्यों, टेम्परेचर आप चेंज कर रहे हो और गैस, कुछ गैस बाहर निकल रही है, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मोल चेंज हो रहा है, बस दो चीजें चेंज हो रही हैं। तो हीट करने के पहले मोल इंटू टेम्परेचर और हीट करने के बाद मोल इंटू टेम्परेचर बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो वही चीज मैंने यहां लिख दी। अब बात आई कितनी गैस निकल गई, तो N1 मोल थी, और अब कंटेनर के अंदर N2 मोल बची। N1 मोल थी, N2 मोल बची, तो निकल कितनी गई, इतना। अब इसी बात को वो लैंग्वेज वाइज कई तरह से पूछ सकता है, कितने फ्रैक्शन निकल गई, तो भाई जितनी बची माइनस जितनी थी, डिवाइडेड बाई जितनी थी, कितनी निकल गई, N1 माइनस N2 डिवाइडेड बाई N1, इतने फ्रैक्शन ऑफ गैस निकल गई। अब कितने परसेंटेज कहता, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देना, यदि परसेंटेज का है। अब बच्चों ने कहा सर ठीक है, क्या कोई क्वेश्चन हम कर पाएंगे, तो मैंने कहा करके दिखाओ। अब देखना, ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, अब तुम करोगे। जब तुम करोगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा ये सर कह रहे हैं। आप करो यार, जब तक मैं पानी ढूंढता हूं, पानी खत्म हो गया है, सब लोग करो अच्छे से। इसको कल थोड़ा सा और रिवाइज कर देंगे, आज हमें लग रहा बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट होगा एक साथ, तो इतने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए ना, तो आप लोग थोड़ा सा, एक दो बच्चे धुआं छोड़ने लगे। आंसर बताओ, सारे लोग आंसर दें। देखो वेसल कैसा है, ओपन, तो P इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट है। अच्छा, कंटेनर तो वही है, तो वो कह रहा है 3 मोल गैस एयर था 10 लीटर के कंटेनर में 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर, टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीज करके 600 कर दिया गया है, तो कितने मोल गैस बाहर निकल गई, तो मैंने लगाया N1 T1 इक्वल टू N2 T2। कितने मोल गैस थी, 3 मोल, जब टेम्परेचर कितना था, 600। अब कितने मोल गैस है, N2, जब टेम्परेचर कितना है, 600। 400 पे 3 मोल थी, 600 पे हमने कितना कह दिया, N2 है, तो N2 की वैल्यू आ गई 2 मोल। तो 2 मोल गैस कंटेनर के अंदर है, तो बताओ स्पेल्ड आउट कितनी हो गई, N1 माइनस N2, 3 थी 2 बची, तो 1 मोल निकल गई, 1 मोल निकल गई। सही है कि नहीं, सही है कि नहीं, सही है, सही है। अब देखो इसी क्वेश्चन में मैं बी पार्ट जोड़ देता हूं, आप बी पार्ट बताओ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एयर स्पेल्ड आउट, ये हो गया ए। अब बी का आंसर बताओ, बी का आंसर
कितने फ्रैक्शन एयर स्पेल्ड आउट हो गई है, कितने फ्रैक्शन गैस बाहर निकल गई है। तो देखो फ्रैक्शन ऑफ एयर स्पेल्डेड आउट N1 माइनस N2 इतनी निकली, इतनी गैस बाहर निकली, कितने में, इतने में। तो 1/3 1/3 पार्ट निकल गया है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एयर स्पेल्ड आउट, तो कितना निकल गया है, इतना है। अच्छा वो क्वेश्चन को और घुमा सकता था, सी पार्ट, देखो इसमें सी क्वेश्चन भी पूछ रहा हूं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एयर रिमेनिंग इन कंटेनर, कितने फ्रैक्शन एयर कंटेनर में है। भाई इतने फ्रैक्शन निकल गई, तो कंटेनर में कितने फ्रैक्शन है, 1/3 निकल गई। तो देखो फ्रैक्शन ऑफ एयर इन कंटेनर, तो एक तो ये रास्ता है कि इसको 1 से माइनस कर दो, एक तो ये रास्ता है इसको 1 से माइनस कर दो, 1/3 निकल गई तो 2/3 पार्ट बचा। एक और रास्ता है, क्या, कितनी बची, N2 बची, और थी कितनी, N1, तो 2/3, कितनी बची, N2, और थी कितनी, N1, तो N2/N1 मतलब 2/3। तो चाहे तो आप ऐसे कर लो, चाहे तो आप ऐसे कर लो। अब तीन में से कोई एक चीज पूछेगा, या तो ये पूछेगा, या ये पूछेगा, ये पूछेगा। क्वेश्चन में वो तीन चीजें पूछ सकता है, और हो सकता है ये दिया हो तो टेम्परेचर पूछ सकता है। वो ये भी कर सकता है कि यार 3 मोल एयर थी 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, अब उसको हीट करके T डिग्री सेंटीग्रेड तक ले गए, या T केल्विन टेम्परेचर तक ले गए, तो 2/3 पार्ट या 1/3 पार्ट एयर का क्या हो गया, स्पेल्ड आउट हो गया, बाहर निकल गया। तो टेम्परेचर बताओ, तो घूम फिर के यही काम करेगा। अब सीरियस नोट पे सारे बच्चे एक बार लिखेंगे, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ पाए हो। ऐसा क्वेश्चन कर लोगे, यस या नो। जो कर लेंगे वो यस लिखे, जिनको अभी डाउट है वो नो लिखेंगे। क्या कर लोगे आप लोग ऐसा क्वेश्चन, सब लोग कर लोगे, पहले बताओ, कर लोगे, यस। जो बच्चे जिनको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो तो वो पहले इस बार इस चीज को एक बार लेक्चर में और देख लेना, इस चीज को लेक्चर में और देख लेना, है ना। क्यों, क्योंकि शाम तक आते आते धुआं निकलने लगते हैं, बच्चे बच्चे थक जाते हैं, सचुरेट होने लगते हैं। कर देख लोगे, कर लोगे ना, समझ जाओगे कैसे कर रहा हूं, कर लोगे। अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चे बता दे कि हाँ सर इस तरह का क्वेश्चन हम कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कर लोगे सब लोग, कंफर्म है, यस सर कर लेंगे। तो देखो अब मैं होमवर्क दे देता हूं, ठीक है। अभी और भी केस हैं, वो कल पढ़ाएंगे हम लोग। डाल्टन ला मैं सोच रहा था आज पढ़ा दूंगा, मगर होगा नहीं, हुआ नहीं। तो आप देखो क्या करोगे, आप देखो क्या करोगे। अभी आइडियल गैस की डीपीपी मत करना, डीपीपी ऑफ आइडियल गैस मत करना, क्योंकि अभी सारे केस नहीं हुए हैं। ठीक है, आप वही डीपीपी करोगे जो बॉयल्स लॉ की है, चार्ल्स लॉ की है, ठीक है, और गैलुसाक लॉ की है, और आवोगाड्रो लॉ की है। ये डीपीपी करनी है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कल जो है मतलब नेक्स्ट डे, ठीक है, आपको लेक्चर नंबर 5 मतलब जो आज का लेक्चर है, टुडे लेक्चर, रिवाइज करके आना है, इसको रिवीजन करके आना। इसको रिवाइज करके आओगे, ठीक है। सर डीपीपी नहीं मिला है अभी,
डीपीपी बेटा मिल गया होगा, वीडियो सोल्यूशन नहीं मिला होगा। डीपीपी आपको मिल गया होगा, डीपीपी मिल गया होगा। हाँ, इसको रिवाइज करके आना है, तब हम लोग इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, कल आइडियल खत्म हो जाएगा, डाल्टन भी खत्म हो जाएगा। तो सभी बच्चे अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय। आज इसी जगह पे छोड़ते हैं।